ओके जी, वेलकम बैक। कैसे हो आप? आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं SPMBV का दिसंबर 24 का पेपर सॉल्यूशन। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो कहाँ जाना है? टेलीग्राम चैनल ऑफ SJC इंस्टीट्यूट, या फिर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको नोट्स ड्राइव में ही मिल जाएगा। पेपर सॉल्यूशन करने से समझ आता है कि किस तरह का पेपर एग्जाम में आ रहा है, बट ये मत मानना कि जो आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वही आ रहा है। ये सबसे बड़ा भूल हो जाएगा। किस तरह का आ रहा है ये समझना, चाल समझनी है, बट ये जरूरी नहीं कि यही चाल रिपीट होने वाली है। तो SPMBV में पहले क्या होता था ना, कि ऐसा होता था कि पेपर माने ऐसा लगता था कि ये तो ऐसा है कि 70 तो इसमें आना ही है। इतना प्रेडिक्टेबल पेपर था, हर बच्चे का 70 आना ही। और अभी क्या हो गया, थोड़ा सा कुछ एक दो नया एलिमेंट जो बीच में डाल देता है, उससे बच्चे इतना घबरा जाते हैं कि उसमें फेल हो जा रहे हैं। सोचिए, कहाँ 70 और कहाँ 35 आ रहा है। ऐसा नहीं सबका आ रहा है, बट बहुतों का मतलब पास होने का क्राइसिस हो गया है। तो आपको ये भी सीखना है इस पेपर को सॉल्व करते करते कि आप कैसा स्ट्रेटजी बनाओगे, क्या क्या पढ़ोगे, जिससे कि आप श्योर शॉट पास हो जाए। आफ्टर सॉल्विंग वेरियस पेपर्स एंड ऑल्सो दिस पेपर, हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि आप अगर वही चीज पढ़ने वापस जा रहे हो जो आ चुका है तो आप गड्ढा खोद लोगे। आपको करना क्या है, उन चीज़ों को पढ़ना है जो कभी नहीं आया है, और जो आ चुका है उसको रिवाइज करना है, हल्के से एक बार समझ के जाना है। बट जो नहीं आया है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हर बार चाहे SPM हो चाहे BV हो, कुछ एक हटके आ रहा है जो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो जो आ रहा है उसको करके जाओगे और सोचोगे कि वही आने वाला है, तो ये आपका भ्रम होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पेपर में क्या हो रहा है, अभी सेक्शन A बना रहा है MCQ, जिसमें आपका 10 MCQ पहले एक साथ दे रहा है और फिर 5 MCQ केस सिनेरियो बना के दे रहा है। ठीक है, तो 10 MCQ जो आ रहा है वो तो फिर भी पढ़ा हुआ में से आ रहा है, वो जो केस सिनेरियो वो दिमाग लगा के करने वाला आ रहा है। ओके, तो चलो अभी देखते हैं पहला सवाल क्या है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ की कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल, टेक्निकल एनालिसिस की मार्केटिंग। तो ये आपने पढ़ा ही है, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ है परफॉर्मेंस वर्ड। Which model has a tactical orientation in evaluating the financial performance of organization? So फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालने के लिए आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मॉडल, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, बैलेंस स्कोर कार्ड, सिक्स सिग्मा। तो सिक्स सिग्मा से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट नहीं होता, बैलेंस स्कोर कार्ड से भी खाली फाइनेंशियल नहीं होता, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों होता है। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी इज प्योरली फाइनेंशियल, एंड लाइफ टाइम वैल्यू मॉडल ये तो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं है, कस्टमर से आप कितना मार्केट में, कस्टमर से आप कितना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो बाय योर एक्सपीरियंस, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज और डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इज द राइट आंसर। मूरा एंड मूरी रेफर टू, ये लीन अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है, टाइप्स ऑफ वेस्ट है जापानीज टर्म में मूरा और मूरी। तो मूरा मतलब होता है अनइवननेस एंड मूरी मतलब होता है ओवरबर्डन। तो ये सब मैंने सर्कल क्यों किए हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बच्चा गड़बड़ करेगा, इसलिए मैंने सर्कल किए हुए। मूरा एंड मूरी याद ही नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द प्राइस पे इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, व्हाट इज द प्रॉफिट कंडीशन ऑफ द फर्म? अगर प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है तो प्रॉफिट कंडीशन ऑफ द फर्म क्या है, कि फर्म का लॉस हो रहा है या फर्म ब्रेक इवन कर रहा है, या फर्म प्रॉफिट कमा रहा है, या फर्म शट डाउन हो गया। देखो, प्राइस इक्वल टू कॉस्ट अगर आप कॉमन सेंस से पकड़ोगे ना, तो कॉस्ट और प्राइस इक्वल है, मतलब बराबर चल रहा है, तो आंसर इज ब्रेक इवन। ठीक है, सब स्टार लगा रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, मतलब ये सब आपको दिक्कत दे सकता है अगर आप ठीक से पूरा थ्योरेटिकली भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़े हो। फिर क्या है, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इज एसोसिएटेड विद द डिफिकल्टी ऑफ सेलिंग एन एसेट क्विकली विदाउट अ प्राइस डिस्काउंट? सो
डिफ़िकल्टी ऑफ सेलिंग एन एसेट क्विकली विदाउट अ प्राइस डिस्काउंट, आप कोई भी चीज़ को जल्दी से बेच पाएंगे कि नहीं वो विदाउट डिस्काउंट दिए, तो वो किससे जुड़ा हुआ है? लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मतलब आपका गुड्स टाइम पे नहीं बना, डिलीवरी नहीं हुआ। मार्केट रिस्क मतलब डिमांड नहीं आया। क्रेडिट रिस्क मतलब आपने बेच दिया बट पेमेंट नहीं आ रहा है। लिक्विडिटी रिस्क मतलब आपकी सेलेबिलिटी कैसी है, आपके एसेट्स या रिसीवेबल्स फास्ट आपको कैश में कन्वर्ट करने का मौका देंगे कि नहीं देंगे। तो ये क्लियरली सेलिंग एन एसेट क्विकली लिक्विडिटी रिस्क से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, द 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इज 7.5% एंड BSE सेंसेक्स रिटर्न ओवर लास्ट 1 year इज 15%। सो ये आपका RF है, ये BSE का रिटर्न का बता रहा है तो RM है। अज्यूमिंग द कंपनीज बीटा इज 1.2, ये बीटा है। व्हाट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी? तो CAPM का फॉर्मूला लगा के RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा करके सॉल्व किया तो 15.6 आ रहा है ना। सॉरी कितना आ रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, मैं क्या लिखा हूँ 15.6 और आंसर में टिक मारा हूँ। गजब, हाँ चेक कर लेते हैं भाई। तो 16.5 ही आ रहा है, 15.6 नहीं आ रहा है। तो आंसर टिक सही मारा हूँ। 15 माइनस 7.5 इंटू 1.2 प्लस 7.5 कर रहे हैं तो इट्स कमिंग 16.5। ऑलराइट, नेक्स्ट, X Limited has 100 crores worth of common equity on its balance sheet comprising of 50 lakh shares. Company's market value added is 24 crores. What is the company stock price? अब मार्केट वैल्यू एडेड अगर याद ही नहीं है तो नहीं कर पाओगे। मार्केट वैल्यू एडेड मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस इक्विटी शेयर का जो बुक वैल्यू है वो। मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू को आप बोल सकते हैं मार्केट वैल्यू एडेड है। तो हमको क्या पता है यहाँ पर? हमको पता है मार्केट वैल्यू एडेड दैट इज़ 24 करोर्स। फिर मार्केट वैल्यू आपको निकालना है माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बोल रहा है कॉमन इक्विटी ऑन इट्स बैलेंस शीट 100 करोर्स का, तो मार्केट वैल्यू निकल गया 124 और आपका टोटल शेयर्स 50 लाख है तो 124 बाई 50 लाख करने से 248 आ रहा है। ठीक है। If the combined entity is more than sum of its part, the transaction is said to have created synergy. Word synergy दिया हुआ है यहाँ पे। और combined entity का वैल्यू sum of part से भी ज़्यादा है तो इसका मतलब synergy आया है। Number of shares outstanding on 31st March 24 for A Limited is 10 lakh and it has reported a net profit of 20 lakh for financial year 23-24. The company decides to repurchase 20% shares at ₹32 per share. क्या बोल रहा है? Number of shares outstanding is 31st March 24 is 10 lakh। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, फिर नेट प्रॉफिट बोल रहा है 20 lakhs। ओके, company decides to repurchase 20% of its shares at 32 per share. Repurchase मतलब बायबैक कर रहा है। If the P ratio remains unchanged after repurchase, the post buyback price per share will be। करेक्ट। क्या करना है समझो। तो यहाँ पर आपको क्या क्या बता रहा है फिर से देखो। कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख, प्रॉफिट है 20 लाख, तो एक तरह से EPS हो गया 2 लाख, 2 रुपीज़, 2 लाख नहीं 2 रुपीज़। फिर आपका यहाँ पर कंपनी डिसाइड्स टू रीपरचेज 20% शेयर्स एट 32 पर शेयर, तो 32 पर शेयर इज लाइक बायबैक प्राइस। ठीक है, और 20% शेयर मतलब तो बायबैक करेंगे कितना? 2 लाख शेयर्स एट द रेट 32, तो वैल्यू हो गई 2 लाख इंटू 32 करके 64। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि जो आपका पोस्ट बायबैक प्राइस है वो बताओ। तो पोस्ट बायबैक प्राइस से हमारा जो यहाँ पे मान लो नया अर्निंग्स क्या है और नया शेयर्स क्या है, उससे EPS निकल जाएगा, फिर P रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो करंट में EPS ये है, और अगर हमारा MPS 32 है तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं
कि जो बायबैक प्राइस है वही करंट मार्केट प्राइस है। बहुत बार बायबैक प्राइस कैन बी डिफरेंट देन द करंट मार्केट प्राइस, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि एमपीएस करंट का जो 32 है वही बायबैक प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस है। अज्यूम्ड बायबैक प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो मेरा पी रेशियो आ गया 16, ठीक है। तो 16 इज द पी रेशियो। अब बायबैक कर लिया 64 लाख का, तो उसके लिए कैश चाहिए, तो कैश का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, उसका वर्किंग से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्निंग्स में से आप 64 माइनस नहीं करते हैं। बायबैक का जो पेमेंट होता है वो कैपिटल रिडक्शन है, वो प्रॉफिट से पे नहीं होता है, वो एक्सपेंडिचर नहीं है कंपनी के लिए, ठीक है। बायबैक इज नॉट इक्वल टू डिविडेंड कि आप अर्निंग से माइनस करेंगे। तो आपका अर्निंग्स तो सेम ही रहा 20 लाख है ना अर्निंग्स तो 20 लाख ही है। और अपना जो नंबर ऑफ शेयर्स है आफ्टर बायबैक वो हो जाएगा 20% कट के 8 लाख। तो ईपीएस कितना आएगा 20/8 करके 2.5। अगर ईपीएस आएगा 2.5 तो एमपीएस कितना आएगा 2.5 इंटू 16 करेंगे, क्योंकि पी रेशियो 16 है तो एमपीएस आएगा कितना 40। 2.5 इंटू 16 करने से 40 आ रहा है। 40 इज द आंसर, समझे। तो एमपीएस देखो 40 दिया हुआ है ना, तो 2 बार कर दिया मैंने, यहाँ पर बगल में किया हुआ भी है, तो एक बार मैं इसको जो अभी रिसेंट में किया उसको इरेज ही कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्मिथ लिमिटेड हैज अनाउंस्ड इशू ऑफ वारंट्स ऑन 1:1 basis फॉर इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। दिस वारंट आर कन्वर्टेबल एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 15, ठीक है। Warrants are detachable and trading at 7. What is the minimum price of the warrant if the current price of the stock is 20? तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, वारंट क्या है, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो आपको अधिकार दे रहा है कि आप शेयर्स खरीद सकते हैं। सो आपको वारंट में ये कह रहा है कि आप एक वारंट खरीद लो जो 7 रुपया का है, 7 रुपीज़ का है, तो आपको 15 रुपीज़ का शेयर्स मिल जाएगा। 15 रुपीज़ और देना पड़ेगा तब शेयर्स मिलेगा। 7 रुपये वारंट का देना पड़ेगा, 15 रुपीज़ फिर पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपको शेयर्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट इफ द करंट प्राइस ऑफ स्टॉक इज 20। तो मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट क्या है कि इट इज़ बेसिकली वारंट लेने से एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है एक्सक्लूडिंग इट्स प्रीमियम। वारंट बाय करने का 7 रुपया लगे उसको छोड़ देते हैं, तो बेसिकली क्या वारंट लेने से मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है, 20 रुपीज़ का चीज़ 15 रुपीज़ में मिल जा रहा है, तो 20 का चीज़ 15 में मिल रहा है, मतलब 5 रुपीज़ का जो बेनिफिट हो रहा है दैट इज़ द मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट। अब बिकॉज ऑफ मार्केट में डिमांड सप्लाई है उसका ट्रेडिंग 7 पे हो रहा है, तो 2 रुपीज़ क्या है वो वारंट का प्रीमियम है। तो अभी मिनिमम प्राइस इज़ 5 रुपीज़, दिस इज आंसर, समझ गए। तो देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 4 और 6 आया थ्योरी क्वेश्चन। तो आप लोग थ्योरी को नज़रअंदाज करते हो ना, फंस जाओगे। अब ये जो आया ये केस सिनेरियो का क्वेश्चन है विच इज़ पार्ट बी। रीड द फॉलोइंग सिनेरियो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, सुप्रीम टॉय कंपनी इज अ मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग फर्म स्पेशलाइज्ड इन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट. It has been operating for 20 years and has built a strong reputation within its niche, serving clients across the automotive, construction, and aerospace industries. The company has 2 manufacturing plants. Plant A, which focuses on automotive components, and Plant B, which focuses on construction and aerospace components. Despite consistent growth for a decade, Supreme Toy Manufacturing Company has faced economic challenges in recent years due to rising raw material cost, increased labor expenses, and disruptions in supply chain. The firm is under pressure to improve efficiency to maintain its competitive edge. तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये कंपनी है, मीडियम साइज फर्म है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाता है, 20 साल से काम कर रहा है, रेपुटेशन है, अपना निश बना रखा है,
ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करता है। कंपनी के पास दो प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी, विच फोकसेस ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एरोस्पेस कंपोनेंट्स। डिस्पाइट कंसिस्टेंट ग्रोथ फॉर अ डिकेड, सुप्रीम टॉय कंपनी इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है ड्यू टू राइजिंग मटेरियल कॉस्ट, इंक्रीज लेबर एक्सपेंसेस, डिस्ट्रप्शंस इन सप्लाई चेन। द फर्म इज अंडर प्रेशर टू improve efficiency to maintain the competitive edge. So कंपनी ओवरव्यू क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 50 मिलियन, नेट इनकम 3 मिलियन, एवरेज एसेट्स 25 मिलियन। ये सब 2023 का है। तो मैंने क्या किया, 2023 का कॉलम बनाकर 50, नेट इनकम 3, एवरेज एसेट्स 25, एम्प्लॉय काउंट 200, 100 एट ईच प्लांट, तो 200 लिखा। जीपी मार्जिन 20%, 22 में 20 और 23 से कंपेयर करें तो 22 में 25 था, अभी 20% हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन 15 से 10 हो गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18 से 12 हो गया। प्रोडक्शन लाइन, प्लांट ए हैज़ 3 प्रोडक्शन लाइन, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, एंड प्लांट बी हैज़ 2 प्रोडक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन एंड एरोस्पेस कंपोनेंट। तो मैंने प्लांट ए प्लांट बी का भी यहाँ पे लिख लिया। 100 एम्प्लॉई है, प्रोडक्शन लाइन 3 और 2 है। फिर डाउन टाइम एवरेज ऑफ 10% अक्रॉस ऑल प्रोडक्शन लाइन विथ पीक ऑफ 15% ड्यूरिंग मेंटेनेंस पीरियड। तो डाउन टाइम एवरेज जो है 10 लिख दिया दोनों में, और मेंटेनेंस टाइम में 15 लिख दिया। फिर लेबर कॉस्ट बोल रहा है 20 मिलियन है, तो वो यहाँ पे लिख दिया 2023, और 10% ऑफ इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2022। तो 2022 का 20/110% करके हम निकाल सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट का 15 मिलियन लिख दिया, वो 15% अप है ड्यू टू ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो अगर 2022 का निकालना है तो 15/115% कर देंगे। तो ये क्या, देखो ऐसे आपको एग्ज़ाम हॉल में एक बार अपने आंसर स्क्रिप्ट में ये करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पेपर में नहीं कर पाओगे, बट आंसर स्क्रिप्ट में करना पड़ेगा। ये सब जो मैं सॉल्व करता हूँ ये आपको कहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन पेपर में थोड़ी ना करोगे। और आंसर स्क्रिप्ट में आपको आजकल वो OMR शीट वाला मार्किंग करना पड़ता है। तो सीधा खाली आंसर लिख दोगे और OMR शीट में मार्किंग नहीं करोगे तो चेक ही नहीं होगा, मार्क्स ही नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर स्क्रिप्ट में प्रॉपरली करके फिर OMR शीट जो आपको फ्रंट पेज में मिलता है उसमें मार्किंग भी करेंगे राइट आंसर क्या है, और एग्ज़ाम में एकदम हेडिंग दे दे के प्रॉपरली करिए। बट इस लिखा हुआ का कोई मार्क्स नहीं है, बट आप ठीक से नहीं लिखेंगे तो आप ही गड़बड़ा देंगे। रफली मत करिएगा इतना कि आपको ही नहीं समझ में आ रहा है। अब आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन अबव सिनेरियो। पहला सवाल क्या है, गिवन द डेटा अबाउट रॉ मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड एंड लेबर कॉस्ट जो अपने को दिख रहा है कि 10 और 15% से बढ़ रहा है, which strategy would likely be most significant impact on Supreme's operating margin? तो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ करें? रिड्यूस ओवरहेड्स टू एनर्जी सेविंग मेजर्स। तो ओवरहेड्स के बारे में तो यहाँ सच कुछ बोला ही नहीं कि भाई क्या करना है। इंक्रीज आउटपुट पर लेबर आवर। सेकंड, थर्ड में क्या बोल रहा है, लोअरिंग मटेरियल कॉस्ट बाय फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स, इम्प्लीमेंटिंग प्राइस एडजस्टमेंट्स टू अलाइन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। प्राइस एडजस्टमेंट मतलब बोल रहा है कि आप प्राइस बढ़ा लो, मटेरियल कॉस्ट कम कर लो, और आउटपुट पर लेबर आवर बढ़ा लो, और एनर्जी सेविंग मेजर से ओवरहेड्स कम कर लो। तो आप अगर ठीक से देखेंगे तो यहाँ मटेरियल लेबर के बारे में डिटेल है, तो ओवरहेड्स के बारे में कंसर्न ही नहीं दिख रहे, तुमको फर्स्ट वाला ऑप्शन सही नहीं लगा। ठीक है, तो इंक्रीज आउटपुट पर लेबर आवर, एक्चुअली लेबर आवर को लेकर यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है कि वो कंसर्न है हमारा यहाँ पर अभी राइट नाउ, तो अभी क्लिक नहीं कर रहा कि ये सही है। बट ये भी एक सही आंसर हो सकता है कि खर्चा बढ़ रहा है तो आप आउटपुट ज़्यादा निकालोगे तो हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन खर्चा अगर बढ़ रहा है, आउटपुट ज़्यादा निकालोगे तो आउटपुट को तो बेचना भी पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए ऐसा कहीं लिखा नहीं कि मार्केट में बहुत स्कोप है कि आप आराम से ज़्यादा आउटपुट को बेच सकते हो। तो ये ऑप्शन को भी आप थोड़ा सा मतलब राइट है, नथिंग रॉन्ग, बट स्टिल बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा। बट आपका जिस तरह से यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है 15%, तो आप मटेरियल कॉस्ट को कम करने के लिए कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सप्लायर खोजोगे तो ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देगा। वर्ड देखो, मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे आएगा, बिकॉज इसका कॉस्ट इंक्रीज हुआ है 15% से, लेबर पे कॉस्ट इंक्रीज हुआ है 10% से, तो दिस विल गिव मोर इम्पैक्टफुल रिजल्ट। ठीक है, 12th क्या बोल रहा है, इफ सुप्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेयर टू इन्वेस्ट इन न्यू मशीनरी
to improve productivity, which of the following would be the most likely outcome? बोल रहा है कंपनी को इन्वेस्ट करना है न्यू मशीनरी में जिससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। ध्यान से पढ़ोगे ना, अगर हल्का हल्का समझते समझते पढ़ोगे तो आपको अपने आप आंसर क्लिक करेगा। अगर आप कैजुअली पढ़ोगे आंसर के आपको नहीं समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट लाइकली आउटकम, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इफ द सुप्रीम कंपनी वेयर टू इन्वेस्ट इन न्यू मशीनरी टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट लाइकली आउटकम? क्यों मशीनरी में इन्वेस्ट करना है? प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। तो नया मशीन क्यों लाते हैं आप? सोचिए, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए नया मशीन क्यों ला रहे हैं? इसका मतलब है कि आप आउटपुट पर आवर बढ़ाना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली इशू क्या है? मेंटेनेंस इश्यूज है, डाउन टाइम इश्यूज है, तो सबसे आउटपुट ही तो अफेक्ट होता है ना। तो क्या आउटपुट आ सकता है ये न्यू मशीनरी से? डाउन टाइम डिक्रीज होगा, आउटपुट पर बढ़ेगा, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा और आउटपुट घट जाएगा। तो फिर न्यू मशीन क्यों लाएंगे? इंक्रीज इन मटेरियल वेस्ट होगा और डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। अरे मटेरियल वेस्ट बढ़ेगा तो फिर नया मशीन क्यों लाएंगे? इंक्रीज इन मार्जिन विथ नो चेंज इन नेट इनकम, ऐसा कैसे हो सकता है? इंक्रीज इन मार्जिन विथ नो चेंज इन नेट इनकम, तो वो तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ ना। अल्टीमेटली बेनिफिट कब होगा? जब आप फर्स्ट वाला ऑप्ट करोगे। Given Supreme manufacturing company's average downtime rate of 10% and its peak of 15%, which strategy would be most effective in addressing productivity issues? तो पहला ऑप्शन है डाउन टाइम और मेंटेनेंस टाइम को कम करने के लिए इम्प्लीमेंट करो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टू रिड्यूस डाउन टाइम। दूसरा, इंक्रीजिंग लेबर आवर्स टू ऑफसेट डिलेज, और मेहनत कराओ, डाउन टाइम को ठीक मत करो। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लाइन्स टू फोकस ऑन कोर प्रोडक्ट, बोल रहा प्रोडक्ट बनाना ही कम कर दो तुम, क्योंकि डाउन टाइम हो रहा है। आउटसोर्सिंग पार्ट ऑफ प्रोडक्शन टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट, तो तुम्हारे यहाँ डाउन टाइम हो रहा है तो बाहर से काम करा लो। डाउन टाइम पे काम ही नहीं कर रहे हैं आप, जब बात कर रहे हैं तो डाउन टाइम पे काम करना है बाय वे ऑफ प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है। फिर considering the trends in gross margin and operating margin, which of the following is the most plausible reasons for the company's declining profitability? Considering the trends in gross margin and operating margin, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन का ट्रेंड और ऑपरेटिंग मार्जिन का ट्रेंड देखकर बताओ कौन सा रीज़न है जो कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन करा रहा है। तो ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखोगे तो गिरा है और ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखोगे तो गिरा है। तो रीज़न क्या हो सकता है? पुअर कस्टमर रिलेशनशिप, वर्कर्स अनरेस्ट, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है यहाँ पर, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। स्ट्रेन रिलेशन विद सप्लायर्स, ऐसा भी कुछ बोला ही नहीं है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यू टू आउटडेटेड मशीनरी, ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि पीक टाइम में आपका मेंटेनेंस का डाउन टाइम 15% हो जाता है। तो ये जो नियरेस्ट है वही खोजना है। तो ऐसा मैंने सर्कल इसलिए किया है क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है इसका आंसर, ये अपने दिमाग लगा के एग्जाम हॉल में आंसर करना पड़ेगा। इफ इक्विटी मल्टीप्लायर इज 2.5, ROE फॉर 2023 तो ये आपको समझ में आ गया होगा। डुपॉन्ट का पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है इक्विटी मल्टीप्लायर इंटू नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर, राइट। तो इक्विटी मल्टीप्लायर मालूम है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज योर 3/50। कैसे आया? यहाँ पे देखो, नेट इनकम इज 3, रेवेन्यू इज 50, एंड नेक्स्ट इज एसेट टर्नओवर विच इज एसेट विच इज 25, टर्नओवर इज 50, so 50/25 करोगे, एसेट टर्नओवर आ गया। सो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% आ गया। समझ में आया? क्लियर? तो इसके साथ एमसीक्यू ख़त्म हुआ, बट आप ये जान लो कि पहला 10 तो फिर भी मैनेजेबल था, बट लास्ट 5 तो पूरा बुद्धि का था, और ऐसे हर बार कुछ ना कुछ आ रहा है। तो इसका प्रैक्टिस अभी हुआ एक, बट ये मत सोचना कि यही आ रहा है, अगली बार कुछ नया आ रहा है, उसके अगली बार कुछ नया आ रहा है, ऐसा मान के चलना। तो वो नया कहाँ से प्रैक्टिस करें? कोई लिमिट नहीं है, आप जितना
अपने से ट्राई करेंगे, कॉन्शियसली अपना ब्रेन यूज़ करेंगे एग्ज़ाम हॉल में, उतना आपका रिजल्ट आएगा। आप ये सोचेंगे कि बस किया हुआ आ जाए, तो आजकल पता है इनफैक्ट स्कूलों के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हो रहा है कि जो पढ़ के जा रहा है वो आ रहा है, वो एग्ज़ाम हॉल में ब्रेन यूज़ करने का काम दिया जा रहा है उनको, तब वो कर पा रहे हैं। समझे? तो इसके साथ ये वाला MCQ खत्म हुआ। So now let's continue to section number B. Section B में, as you know, they are asking 7 questions and out of that you have to answer 5 and each question is of 14 marks. तो इसमें SPM से थ्योरी आता ही आता है, जिसको आप इग्नोर करके जाओगे तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा थ्योरी रहता है। 3A का फिक्स्ड है कि उसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है, और 3B एक आपका रिस्क रिलेटेड थ्योरी आता ही आता है, बट हर बार कुछ अलग आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन 4 जो है वो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। 5 भी प्रैक्टिकल है, 6 भी प्रैक्टिकल है, 7 भी प्रैक्टिकल है और 8 भी प्रैक्टिकल है, और सारे क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से मोस्टली आपको क्वेश्चन नंबर 2A भी मिल जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं अभी क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2A में क्या बोल रहा है? एन एफिशिएंटली ऑपरेटेड ऑर्डर टू कैश प्रोसेस, तो O2C करके एक आप अपना सेपरेट चैप्टर पढ़े हो। क्रिएट्स अ सीमलेस वैल्यू चेन बिटवीन द कस्टमर एंड द बिजनेस। In light of the statement, briefly discuss the practices used for optimization of O2C process. तो ये सब का आंसर एग्जैक्टली मैट में दिया हुआ है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ O2C प्रोसेस कैसे हो सकता है। ऑर्डर टू कलेक्शन, ऑर्डर मतलब सेल हो गया और अब कलेक्शन करना है, तो तब तक का प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन ऑफ एडमिन टास्क, स्टैंडर्डाइजेशन, e-invoice, credit policies, billing, account receivables, data management are these points using which you can optimize. तो ये सब के ऊपर elaborately लिखना भी पड़ेगा, और easy था, बट पॉइंट है कि यही आने वाला, ये कैसे पता था, किसी को नहीं पता था। नेक्स्ट क्या है, बेंचमार्किंग पे क्वेश्चन है। एग्जामिन द वेरियस टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग विद अ फोकस ऑन हाउ दे आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस and the specific practices or processes being benchmarked. तो टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग में अलग अलग हेडिंग का दिया हुआ बेंचमार्किंग अपने मैट में, तो उसमें नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से क्या क्या बेंचमार्किंग है। इंटरनल बेंचमार्किंग, कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, इंडस्ट्री बेंचमार्किंग, जेनेरिक बेंचमार्किंग, और स्पेसिफिक प्रैक्टिस और प्रोसेसेस के हिसाब से है प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, प्रोसेस बेंचमार्किंग, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग और स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। अभी ये सबको समझाया नहीं जा रहा है, ये सब के लिए ऑलरेडी हमारे YouTube में वीडियोस है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। क्लास करे हुए हैं तो आप क्लास में सब चीज़ सीख चुके हैं, तो मैं बस एक पॉइंटर्स आपको दे रहा हूँ कि ये सबको इलैबोरेट करके लिखना है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको, जिससे कि और आपको क्लैरिटी आए। सो व्हाट आई वांटेड टू शो यू इस क्वेश्चन 2A। देखो आप, नॉर्मली यहाँ से आता है मॉड्यूल नंबर 1। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 2A कहाँ से मिलेगा आपको? मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से मिलेगा, मॉड्यूल 1 दिख रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2B कहाँ से मिलेगा? 2B आपको बेंचमार्किंग जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से ज़्यादा मिलेगा। अब कौन सा आएगा वो नहीं पता, हर टर्म कुछ ना कुछ अलग आ रहा है। अगर मान लो O2C से भी आ गया तो O2C का कोई नया एंगल भी आ सकता है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 2A 2B आ गया। और 3 नंबर जो अपने सम्स वाला पार्ट कर रहे वाले हैं, क्वेश्चन 3A नॉर्मली इससे आ रहा है। इससे आपको कोई एक क्वेश्चन जो कैलकुलस वाला पूछता है वो पूछ रहा है। और 3B इसका थ्योरी आ रहा है। 3B क्या आ रहा है? इसी का थ्योरी आ रहा है। तो ये मैं आपको एक दिखाना चाह रहा था कि ये पैटर्न फिक्स्ड है, बट क्वेश्चन हर बार कुछ अलग है, ठीक है। तो आप देखोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। गिवन द कॉस्ट फंक्शन ऑफ द फर्म, कॉस्ट इज इक्वल टू 300x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1/3 x क्यूब। अपने को पूछ रहा है आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम।
तो क्या करना है, पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालना और उसको मिनिमाइज करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट करके। तो इसका डेरिवेटिव लिया गया तो आया मार्जिनल कॉस्ट। फिर इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना है, फिर उसको जीरो से इक्वेट करना है तो एक्स का वैल्यू आएगा। फिर मार्जिनल कॉस्ट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, जिससे कि हम उस पे एक्स का वैल्यू चेक करके देखेंगे कि उसका वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं मिनिमा है, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो हम बोलते हैं मैक्सिमा है। तो यहाँ पर मिनिमम पूछ रहा है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है तो मतलब मिनिमा है। तो आपका एक्स का वैल्यू आ रहा है 10, तो क्वेश्चन पूछ रहा आउटपुट एट विच मिनिमा होगा, तो आंसर इज एक्स का वैल्यू 10। सेकंड पूछ रहा है आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, तो पहले एवरेज कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड एवरेज कॉस्ट, जो गिवन कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय एक्स कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। सो एवरेज कॉस्ट कैसे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, तो इट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाई एक्स। सो टोटल कॉस्ट है 300x, तो 300 हो जाएगा, 10x स्क्वायर है तो 10x हो जाएगा, 1/3 x क्यूब है तो 1/3 x स्क्वायर हो जाएगा। पहले वो लिखा और फिर एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर उस डेरिवेटिव का जो आंसर आया उसको इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, जो ऊपर में आया डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ ए सी, उसको 0 करा तो आप देखिए 2x/3 माइनस 10 को 0 करा तो x का वैल्यू आ गया 15। और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करा तो आंसर आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया मतलब मिनिमा है। फिर आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट है ये वाला 300 माइनस 220x प्लस एक्स स्क्वायर, और एवरेज कॉस्ट है ये वाला 300 माइनस 10x प्लस 1/3 x स्क्वायर। तो दोनों को इक्वेट किया तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट करने से हम लोगों का रिजल्ट आ गया। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट करने से इक्वेट करने से हम लोग का रिजल्ट आ गया और x का वैल्यू 15 है। इसमें बस कोई क्रॉस चेक नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये अपना थर्ड पार्ट हो गया। गॉट इट, इजी एकदम। बट जिसको कैलकुलेट से डर लगता है वो भागेगा ये सब क्वेश्चन से, और हर बार इसमें स्कोरिंग क्वेश्चन आता है। 3B है, व्हाट इज रिस्क रिटेंशन, व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिस्क, व्हाट आर द रीजंस ऑफ अप्लाइंग रिस्क, अडॉप्टिंग रिस्क रिटेंशन स्ट्रेटजी। तो रिस्क रिटेंशन क्या होता है कि आप जब रिस्क को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, अपने पास रिजर्व रख के रखें कि आपका कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा तो खुद आप बियर कर लेंगे। और रीजंस क्या है, रीजन आपको लगता है कि कोई रिस्क है जिसका ऑकरेंस का लाइक्लीहुड ही कम है, या फिर आपके पास रिजर्व ऑलरेडी इनबिल्ट है, या फिर आप फुल्ली अवेयर हैं कि क्या ही हो जाएगा, या फिर वो रिस्क इंश्योरेबल ही नहीं है, वो किसी को ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है ना। और क्या होता है ना कि बिजनेस जब अपने करते हैं तो कोई तो रिस्क लेना पड़ेगा ना जिससे कुछ गेन हो। अगर आप जीरो रिस्क पे रहेंगे तो कोई गेन भी नहीं होने वाला है। तो ये रीजंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लिए। अब इसी को थोड़ा सा और सेंटेंस बना के लिखना है, तो बहुत इजी है, आप आराम से अगर नोट्स पढ़ें तो कैचअप कर ही लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं। देखो 4A कहाँ से आया, डू पॉइंट से, और 4B आया है बिनिश एम स्कोर। ठीक है, तो अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर कि वेयर इज 4A एंड 4B, यहाँ पे क्या ऐड डाल दिया भाई साहब। ठीक है, तो अगर आप देखोगे डू पॉइंट, तो डू पॉइंट किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है, और बिनिश एम स्कोर मतलब ये क्या है, ये एक जैसे आप Z स्कोर पढ़ते हैं वैसे M स्कोर है। तो बिनिश एम स्कोर हम लोग इंटर में भी अभी न्यू सिलेबस में पढ़ा रहे हैं, और ये एक ऐसा था जिसको मान लीजिए कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो एग्ज़ाम में आपको पूछेगा, सच बता रहे हैं, बट पूछ लिया बिनिश एम स्कोर। जैसे Z स्कोर है ना, वैसे एक M स्कोर भी है। तो ये वाला अगर आ गया था तो मतलब एक बार तो सबको अटैक दे दिया, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही याद नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग को खाली रेंज याद होता है कि ये हुआ तो ये होगा, बट बिनिश एम स्कोर का फॉर्मूला याद रखना बहुत डिफिकल्ट था। तो ये वाला क्वेश्चन के कारण आदमी 4 नंबर को पूरा स्किप किया ही होगा, और नहीं किया तो बेवकूफ़ी किया, या कुछ ऑप्शन ही नहीं था और 4A ईजी लग रहा था।
तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग का थ्योरी में 4A करा जा सकता था, बट बेनिश एम स्कोर खाली एक ही तरीका से आप एग्ज़ाम हॉल में लेके जा सकते हो, और वो है स्केल के पीछे लिख कर। और दिमाग में याद रखने के लिए तो बहुत कष्ट होगा, और इसको याद रखने के चक्कर में हम और 4-5 जो याद रखे होंगे वो भूल जाएंगे। तो ये कहाँ से आया, आपको समझ में आया? ये आया नॉर्मली, इसका भी फिक्स्ड है। 4A आपका चैप्टर 2 से आता है, ठीक है, और 4B जो है वो नॉर्मली आपका ये चैप्टर 4 से आता है, जो रिस्क मैनेजमेंट का कहानी है। तो ये सब फिक्स्ड है कि चैप्टर कहाँ से आ रहा है, लेकिन कौन सा आएगा ये किसी को नहीं पता है। तो 4A में देखिए, अगर आप डू पॉइंट पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे? फॉलोइंग फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ लोटस लिमिटेड यूजिंग डू पॉइंट एनालिसिस, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ओवर द ईयर्स इन टर्म्स ऑफ अमाउंट एंड इन टर्म्स ऑफ रेशियोज। तो इसमें मेन चीज़ क्या है? कैलकुलेशन है, कंपेयर। तो आपके पास डिटेल दिया हुआ नेट इनकम, रेवेन्यू, एसेट्स और इक्विटी। तो आप डू पॉइंट के लिए इक्विटी मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट मार्जिन एसेट टर्नओवर निकाल लीजिए हर ईयर का। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन एसेट टर्नओवर इक्विटी मल्टीप्लाई निकाला, और तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आरओई आया। अब कंपेयर करना है तो उसका आंसर कैसे लिखना है, ये मज़ेदार है। इसमें आप डायरेक्ट लिख देंगे कि आरओई हम लोगों का, अगर हम ईयर वाइज देखें 20 से 23, तो 60 से लेकर 55 पे आ गया, घट रहा है। तो ये खाली घट रहा है इतना लिख दोगे तो मार्क्स मिलेगा। आपको इंडिविजुअली एक एक रेशियो पे कमेंट करके ओवरऑल कंक्लूड करना है। डू पॉइंट का कमेंट हमेशा वैसे ही होता है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, एसेट टर्नओवर कम हो रहा है, इक्विटी मल्टीप्लायर का इफेक्ट भी कम हो रहा है। तो इसलिए सिंस तीनों का इफेक्ट कम हो रहा है बोलकर आरओई भी कम हो रहा है। मतलब कंपनी के यहाँ पर इन लोगों ने डेट को पे ऑफ करना शुरू किया है, और एसेट टर्नओवर भी गिर रहा है, और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी गिर रहा है बोलकर आरओई गिर रहा है। बस इतना ही लिखना है आपको, बट तीनों के लिए इंडिविजुअली लिखते हुए फिर आपको ओवरऑल पे लिखना है। तो दैट इज हाउ यू शुड राइट। एंड व्हाट अबाउट बिनिश एम स्कोर? तो बिनिश एम स्कोर का ये देखो, इंडेक्स का भी फॉर्मूलाज होता है ये निकालने का। ये तो अच्छा है कि ये फॉर्मूला हम लोग को पूछा नहीं, ये इंडेक्स दे दिया। अब इस इंडेक्स को हम लोग स्कोरिंग से मल्टीप्लाई करते हैं कुछ कोएफिशिएंट से, तो अल्टीमेट रिजल्ट आता है बिनिश एम स्कोर। और उसका वैल्यू यदि 2.22 -2.22 से कम होता है तो हम लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली एम स्कोर क्या डिटेक्ट करता है कि आपकी कंपनी मैनिपुलेट कर रही है क्या, आपकी कंपनी मैनिपुलेट कर रही है क्या। अगर आप यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट मैट में देखोगे तो बिनिश एम स्कोर के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर एम स्कोर की वैल्यू -2.22 से कम है तो कंपनी मैनिपुलेट नहीं कर रही है, 2.22 से ज़्यादा है माइनस वाला तो मैनिपुलेट कर रही है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। बट इसके ऊपर कोई वैलिड प्रूफ भी नहीं है कि ये सच में सही है। ये बस एक स्टडी है, हम लोग को क्यों पढ़ा रहा है मुझे नहीं पता, और इस पर इतना भयानक क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो एग्ज़ाम क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मेमोरी किस हिसाब से टेस्ट कर रहा है, कोई इसको याद करके अच्छा एग्जामिनर भी नहीं जा सकता है। तो एनीवे ये कैलकुलेशन करके बस देना, ऐसे मार्क्स तो लॉटरी का प्रोवाइडेड ये याद हो तो ये वाला स्किल के पीछे लिख के जाने का। बट अगली बार आएगा कि नहीं इसका फिर कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4A एंड B, राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जो है ना, ये 4 क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 आप देखोगे कि ये वैल्यूएशन से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? वैल्यूएशन से आ रहा है, ओके। और वैल्यूएशन में भी कहाँ से आ रहा है ये भी आपको दिखाया जाएगा। चैप्टर 5 और 6 ये 2 थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, उससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बट चैप्टर 7, 8, 9 से आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। So now is question number 5A, which is asking a basic question on valuation. तो देखो क्या बोल रहा है। Smart Limited is deciding whether to pay out rupees 4 lakh in excess cash in the form of an extra dividend or go in for share repurchase, यानी बायबैक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। Current earnings is rupees 2 per share and the stock sells for rupees 20. The market value balance sheet currently is as follows. So अपने पास liabilities है 2300 का, equity है 1700, assets and cash है 2300, ठीक है। Evaluate the two alternatives in terms of the effect on share price per share of the stock, EPS and P ratio.
तो इसको लेकर अभी कैसे करना है, देखो डिविडेंड और शेयर रीपरचेज के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इसका हम लोगों ने यहाँ पर भी एक एमसीक्यू किया, तो उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लिया। मतलब पेपर सेटिंग में उतना ध्यान नहीं दिया, बट मैं होता तो नहीं पूछता, बट एनीवे यहाँ पे बोल रहा है इनके पास दो ऑप्शन है कि आप डिविडेंड दे दो या फिर शेयर बायबैक कर लो। तो आपको बताना है कि इस दो अल्टरनेटिव से आपका प्राइस पर शेयर ऑफ स्टॉक, ईपीएस और पी रेशियो क्या होगा, और विच इज़ बेटर फॉर द कंपनी एंड वाई। तो जिसमें ज़्यादा मार्केट प्राइस बन रहा है वही बेटर है। नॉर्मली बायबैक में ही बनता है, बट फिर भी आप देखिए क्या है, दो ऑप्शन है, कैश डिविडेंड और शेयर रीपरचेज। मैंने दो कॉलम बनाया, अर्निंग्स लिखा कितना है, अभी देखिए अर्निंग्स यहाँ पर दिया हुआ है कंपनी का ₹2 पर शेयर, और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है 170 शेयर्स है, तो 170 इंटू 2 करते हैं तो 340 इज अर्निंग्स। नंबर ऑफ शेयर्स एज यू कैन सी इज 170, so EPS is 2, which is already given. So ₹2 is EPS in first case, and in second case how many shares we will have, because we are going to have share repurchase, so you have to see how many shares will be repurchased, and we have to pay 4 lakh. So 4 lakh को डिविडेंड की तरह दे दो, या उस 4 लाख को शेयर रीपरचेज कर लो, और शेयर रीपरचेज होगा किस हिसाब से, ₹20 के हिसाब से। तो नंबर ऑफ शेयर्स रीपरचेज कितना होगा, इट विल बी 4 लाख बाई 20, दैट इज इक्वल टू 20,000। 4 लाख बाई 20 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है। 4 लाख बाई 20 कर रहे हैं तो इट इज कमिंग 20,000। सो 20,000 means how many shares will be left, all are in thousand, so we will say 170 minus 20 is equal to 150. How many shares we have, 150 we have, ठीक है। तो we have 150 shares, so इससे अब नया EPS आ जाएगा which is coming 2.27। तो EPS नॉर्मली बायबैक के बाद बढ़ ही जाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, EPS के बाद P रेशियो निकालना है और MPS निकालना है। तो करंट में P रेशियो क्या वो देखना पड़ेगा। करंट में अगर शेयर प्राइस 20 है तो वही जो बायबैक प्राइस है वही मार्केट प्राइस है, वो अजम्पशन सेम याद रहेगा। बायबैक प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, ये अजम आपको लेके चलना पड़ेगा। और उससे अभी करंट में MPS 20 है तो P 10 है, तो अज्यूम करेंगे कि P रेशियो सेम है, क्योंकि अदरवाइज तो कुछ और डिटेल भी नहीं है। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आ जाएगा 2.27 इंटू 10 करके 22.7। तो विच इज़ बेटर, तो देयरफॉर आप बोलेंगे शेयर रीपरचेज इज बेटर बिकॉज MPS इज हायर। हो गया, इजी था ना। 7 मार्क्स पॉकेट में लेके पॉकेट में डाल लो, और ये सम सेम आपके मैट में भी दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, बी नंबर क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल पर्टेनिंग टू सुंदर टेलीविजन लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 24। So we have sales, profit after tax, book value. The valuer appointed by the company believes that 50% weightage should be given to the earnings in valuation process. He also believes that equal weightage may be given to sales and book value. He has identified 3 firms, Alpha, Beta and Gamma, which are comparable to the operations of Smart Television Limited. So we have Alpha, we have Beta, we have Gamma, which are comparable to operations of Smart Television Limited. So 3 columns है, Alpha, Beta, Gamma. Sales है 190, 210, 270. फिर है पैट, फिर है बुक वैल्यू, फिर है मार्केट वैल्यू। ये 3 कंपैरेबल फर्म है जिनका अपने को डिटेल मालूम है, ठीक है। तो उनका डिटेल से अपने को क्या करना है, कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ सुंदर टेलीविजन यूजिंग कंपैरेबल फर्म्स अप्रोच। तो अब बात है कि कंपनी का अपने को 3 वैल्यू मालूम है, और कंपैरेबल फर्म अप्रोच में जाना है तो तीनों का प्राइस मल्टीपल ले लेना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब सेल्स देख रहे हैं और मार्केट वैल्यू देख रहे हैं तो मार्केट वैल्यूज टू सेल्स का रेशियो ले लेते हैं। फिर मार्केट वैल्यूज टू पैट दिया हुआ है तो मार्केट वैल्यूज टू पैट कर लेते हैं।
फिर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दिया हुआ तो मार्केट वैल्यूज टू बुक वैल्यू का ले लेते हैं। तो तीनों का लिया मैंने, ये सब वर्किंग नोट में बनेगा, और फिर तीनों का एवरेज कर लिया। फिर इस एवरेज के मदद से मैंने यहाँ पर इनका वैल्यू निकाल दिया है। ये हमारा वैल्यूएशन का काम हो गया। ऊपर में जो किया है वो वैल्यू निकाला है 1.41, 7.69, 2.83। ये यहाँ से ऑब्वियसली एग्जाम में प्रॉपरली स्टेटमेंट बना के करेंगे कि हेडिंग देंगे वैल्यूएशन ऑफ सुंदर टेलीविजन लिमिटेड। तो आप ये वाला वैल्यूज़ को इनटू प्राइस मल्टीपल से कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर वेटेज दिया हुआ है 50% वेटेज शुड बी गिवन टू अर्निंग्स। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट इक्वल वेटेज में बी गिवन टू सेल्स एंड बुक वैल्यू। तो वेटेज में अर्निंग्स वाला को 50, बाकी दोनों को इक्वल दे दिया। तो वेटेड एवरेज करके वैल्यू जब निकाला तो आया 312.68 एंड दैट इज द आंसर। तो ये भी 7 मार्क्स एकदम उठा के पॉकेट में, पॉकेट है नहीं बट ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अब आ जाओ, ये वाला 5 नंबर एकदम इजी टू स्कोर क्वेश्चन था। तो मेरे नज़र में 2 नंबर बहुत आराम से करने लायक था, 3 नंबर भी करने लायक था, 4 नंबर में 4B थोड़ा सा डरा दिया, 4A फिर भी इजी था, और 2, 3 के बाद 5 तो बहुत इजी था। तो 2, 3, 5 आराम से कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो अभी भी 6, 7, 8 में 2 क्वेश्चन करना है। तो बात है 6 नंबर की। तो 6 नंबर में ये जो एक क्वेश्चन आ गया, एकदम अलग और हट के क्वेश्चन आ गया, जिसमें बेसिकली प्री मनी पोस्ट मनी वैल्यूएशन का क्वेश्चन पूछ लिया है, विच इज़ समथिंग न्यू जो हम लोग नहीं पढ़े। जैसे बिनिश एम स्कोर तो फिर भी पढ़े हैं, बट वो याद नहीं रहता स्कोर, लेकिन ये तो पढ़े ही नहीं है, और ये एग्जाम में पूछ लिया है। ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, सीए के सिलेबस में दिया हुआ है, सीएफए के सिलेबस में दिया हुआ है, बट आप लोग को ये नहीं पढ़ाया गया था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता हूँ, प्री मनी एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन इन केस ऑफ स्टार्टअप। सोचिए हमारा एक स्टार्टअप है एसजेसी का, जिसका नाम है आस्क ट्री। ये क्या करता है, टेक्नोलॉजी यूज करके करियर काउंसलिंग करता है, जो कि आपसे बिना एग्जैक्टली पूछे आपके लिए क्या सही करियर है वो बता देगा, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। हाँ, ये सच है, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो इस स्टार्टअप की आज की एक वैल्यू है, इसके जो इक्विटी है ना, उस इक्विटी की वैल्यू है, इमेजिन करिए कि वो वैल्यू है, एक एग्जांपल के लिए आज के लिए 1000 लाख, और उसमें हमारे आज नंबर ऑफ शेयर्स भी इशूड हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं मान लीजिए 20 लाख। तो 1000/20 करने से इसका मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया 50 लाख, और इसका मालिक कौन है, हम हैं, ओनर्स। ओनर्स मतलब हमारे, मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ओनर्स के जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो भी कितने हैं, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अभी 100% है, विच इज़ इक्वल टू 100%। तो हमने क्या किया, कोई एक वेंचर कैपिटलिस्ट को पकड़ा और बोला आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। तो वो बोले ठीक है, आपका क्या बिजनेस है, समझाइए क्या स्कोप है ग्रो करने का। तो आप इस पे मेरे से 500 लाख ले लीजिए, ठीक है। उन्होंने बोला 500 लाख ले लीजिए, बोला ठीक है दे दीजिए, बट बदले में वो कुछ शेयर्स भी लेगा। तो हिसाब से 500 लाख के अगेंस्ट में देखो, जब 1000 लाख पे 20 लाख शेयर है तो 500 लाख पे 10 लाख शेयर मांगेगा। बट उसने बोला मुझे तो आपका लेकिन 12 लाख शेयर्स चाहिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने वैल्यू क्या ली मेरे शेयर्स की, वो माना 41.67 करके मेरे को दो। मैं बोला ठीक है। तो अब पोस्ट मनी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट ने जो मनी दिया उसके बाद पोस्ट मनी हमारा वैल्यूएशन क्या हो गया आस्क ट्री का। तो आस्क ट्री के पास 1000 प्लस 500 जोड़ने से 1500 लाख आ गया, और नंबर ऑफ शेयर्स उसमें 20 लाख थे और 12 लाख और इशू किए,
उसके अगेंस्ट में आया तो 32 लाख हो गया। तो पोस्ट मनी जो शेयर्स का एवरेज प्राइस है वो आ गया 46.88। और अब आप देखो ओनर के पास पहले कितने शेयर्स थे, 100% थे, और 100% मतलब 20 लाख शेयर्स थे। तो अभी भी तो शेयर्स तो ओनर के 20 लाख ही हैं, बट आउट ऑफ दैट 20 लाख में अब क्या है चक्कर कि टोटल शेयर्स कंपनी का 32 लाख हो गया है, बिकॉज 12 लाख और इशू कर चुके हैं। तो हमारा शेयर होल्डिंग कितना हो गया, 62.5%। समझे? तो ये क्या है, ये मनी दूसरों से लेने के बाद हम लोग नए शेयर्स इशू कर देते हैं। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारा जो वो शेयर होल्डिंग है वो ओवरऑल पहले के मुकाबले कम हो जाता है। समझ में आया? आप बोलेंगे तो नुकसान वाला काम हो गया जी। तो नुकसान वाला काम हो गया तो आपको पैसा चाहिए तो कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो कुर्बानी देते हैं हम लोग मालिकाना का, ओनर्स होल्डिंग का। इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन परसेंटेज। कितना डाइल्यूशन कर दिया, 37.5% डाइल्यूट कर दिया। ठीक है। तो अगर आप सोचो कोई एक्सपर्ट कंसल्टेंट हो, वैल्यूअर हो, और आपसे वैल्यूएशन कराने कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आ रहा है, तो आप ऐसे वेंचर को वैल्यू कैसे करोगे? तो ये तो एकदम सिंपल तरीका है। ये आप बोल सकते हैं दिस इज बिफोर मनी लिए कंपनी की जो वैल्यू है, ये प्री मनी वैल्यू है, ये इसका मनी है, और ये पोस्ट मनी वैल्यू है ना। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि पोस्ट मनी माइनस मनी इज इक्वल टू प्री मनी, प्री मनी प्लस मनी इज इक्वल टू पोस्ट मनी। एकदम सिंपल इक्वेशन है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। वैल्यूएशन एंगल से देखो ना, ये वैल्यू के एंगल से, इसके एंगल से। बट इसका वर्किंग और एक एंगल से होता है जो मैं आपको भी सिखाने जा रहा हूं। और वो एंगल क्या है उसको ठीक से सीखिएगा। उसमें बैक कैलकुलेशन से होता है। उसमें क्या होता है, सोचो वेंचर कैपिटलिस्ट बोल रहा है आपको एज अ वैल्यूअर, आप उसके एक्सपर्ट हो, वो बोल रहा है मेरे को तो ये जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ इस पे रिटर्न चाहिए। उसका रिक्वायर्ड रिटर्न है, इमेजिन करो 40% के हिसाब से पर एनम, और वो इन्वेस्ट करेगा 3 इयर्स तक। उसको 3 साल बाद 40% के हिसाब से रिटर्न चाहिए। तो अब वो कितना परसेंट आपसे अपना होल्डिंग मांगे, ठीक है, जिससे कि उसका ये टारगेट पूरा हो जाए। मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट का भी अपना गोल है ना इन्वेस्टमेंट करने का। तो उसके एंगल से अगर हम वैल्यूएशन करें तो कैसे करेंगे? तो करंट प्री मनी वैल्यू जो मेरे को दिख रहा है, ठीक है, वो दिख रहा है अभी 1000 विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। पोस्ट मनी कंपनी का वैल्यू क्या हो सकता है आफ्टर 3 इयर्स, वो हम पता कर रहे हैं। तो कंपनी ने बोला कि मेरा जो ग्रोथ का प्लान है उसके हिसाब से हम 5x हो जाएंगे। 5x मतलब 5 टाइम्स वैल्यू हो जाएगा हमारा, ये 5000 आ जाएगा। ठीक है, कंपनी ने बोला, आस्क ट्री ने बोला कि हमारा इक्विटी का जो वैल्यू है आप अज्यूम कर ही लो कि हमारा जो ग्रोथ प्लान है वो 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप हमें अभी 500 दे देते हो तो उसको मिला देंगे तो 5 टाइम्स आ जाएगा। तो अब वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे सोच रहा है, अच्छा तो ये 5000 अगर 3 साल बाद कंपनी का वैल्यू होगा तो मेरे को तो 40% रिटर्न चाहिए। तो वो देख रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट मनी वैल्यूएशन जो है एट 40% क्या होगा। तो वो आज के टर्म्स में इसका वैल्यूएशन डिराइव करेगा 5000 बाई इसका प्रेजेंट वैल्यू 40% के हिसाब से 3 इयर्स के लिए डिस्काउंट करेंगे। तो ये कितना आएगा देखते हैं, 1.4 डिवाइड 1.4 डिवाइड 1 इक्वल टू 1 2 3 इंटू 5000, तो ये आ रहा है 1822। ठीक है,
तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट मनी वैल्यूएशन आ रहा है 1822, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू 3 इयर्स बाद होगी उसकी आज की वैल्यू एज पर 40% रेट ऑफ रिटर्न इन द आईज ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट सिर्फ 1822 की है। समझ गए? अगर हम जाके बोले 5 गुना हो जाएगा 3 साल बाद 5000, बट उनका जो डिजायर्ड रिटर्न है उसके मद्दे नजर ये 5000 का आज का वैल्यू है ना 1822 ही है। ऑलराइट, अब वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा 500, तो 500 मेरा रुपया प्लस करंट में जो इसका इक्विटी वैल्यू है, दोनों मिलकर 5 साल बाद 5000 होगा, जिसका आज का वैल्यू 1822 ही है। तो एक तरह से वेंचर कैपिटलिस्ट क्या सोच रहा है, इस 1822 में मेरा कंट्रीब्यूशन 500 का है, तो मुझे परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग जो चाहिए, ठीक है, जो डाइल्यूशन करवाना है, फॉर डाइल्यूशन ये कौन ले लेगा? टू बी टेकन बाय वेंचर कैपिटलिस्ट, टू बी टेकन बाय वीसी। वो बोलेगा मेरे को 500 बाई 1822 दे दो भाई साहब। समझ गए? 1822 में मेरा हिस्सा 500 का है, दैट इज इक्वल टू 27.44%। अब आपने अपना 1000 लगाया तो आपका हिस्सा रिमेनिंग सारा हो गया 27.44 के अलावा। तो ऐसा नहीं कि आपका 1000 को वो 1000 का ही समझ रहे हैं, उस 1000 पे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा कंसिडर करके छोड़ दे रहा है। 1822 है ना, उसमें से वो मान रहा है कि मेरा 500 से ये 1822 हो रहा है। ऑफ कोर्स खाली उनका 500 नहीं है, कंपनी का मालिक लोग का भी पहले का पैसा लगा हुआ है, वो जिसका आज का वैल्यू 1000 है। तो इस 1000 का भी कॉम्बिनेशन करके 500 के साथ ये 1822 हो रहा है। ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट सोचेगा मेरा 500 के कारण अगर ये 1822 हो रहा है तो मेरे को कम से कम 27.44% इस कंपनी में शेयर होल्डिंग मांगता है। ठीक है, तो 27.44% शेयर होल्डिंग उसको चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर बैक कैलकुलेशन करके वो अपना नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेगा और शेयर का प्राइसिंग कर लेगा। तो मतलब जैसे मान लीजिए अभी इस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स एग्जांपल के लिए 50 है, कितना मैंने ऊपर में लिया था 50 नहीं 20 लाख लिया था, तो नंबर ऑफ शेयर्स 20 है। तो अब कैसे हिसाब बनेगा वो देखना। यू कैन से नंबर ऑफ शेयर्स जो अभी 20 है, तो 20 लाख इज इक्वल टू कितना परसेंट? 20 लाख इज इक्वल टू 100% माइनस 27.44%। तो उसको माइनस कर देंगे तो जो बच गया वो 20 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 72.56%। तो 20 बाई 72.56% करेंगे तो इट इज कमिंग 27.56% नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मनी। तो अल्टीमेटली आपको कितना शेयर्स इशू करना पड़ेगा वेंचर कैपिटलिस्ट को? शेयर टू बी इशूड पोस्ट वैल्यू टू वेंचर कैपिटलिस्ट इज इक्वल टू 27.56 में से 20 हमारे पास तो था ही, 7.56 इशू करना पड़ेगा। और बदले में वो कितना रुपया दे रहा है अपने को? 500 लाख। तो वो एक एक शेयर का वैल्यू क्या पकड़ रहा है? वो पकड़ रहा है 500 लाख बाई 7.56। बट उनका जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से चलता है, वो अपने लिए इस तरह से सोचते हैं कि ठीक है आपका कंपनी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पैसे देने के बाद? आपने बोला 5000 हो जाएगा, तो वो अपना सोचता है अच्छा मेरे को तो 40% रिटर्न चाहिए 3 साल में, तो आपका 5000 का वैल्यू क्या आएगा? 1822 आएगा। ओके, तो 1822 में मेरा 500 आप ले रहे हो, तो 500 से 1822 पूरा टोटल अगर बनेगा तो 1822 में 500 का शेयर मेरा है, तो मेरा परसेंटेज हो गया 27.44%। तो वो उतना मालिकाना आपसे मांगेगा, उतना शेयर्स आपसे मांगेगा। समझ गए? अब आप लोग शार्क टैंक में जो देखते हो
वो क्या है, वो बस एक अंदाज है, वो इतना डीप कैलकुलेशन नहीं है, बट एक्चुअली जो पेपर वर्क्स होते हैं वो इस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। ठीक है, ओके। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज द पोस्ट मनी वैल्यूएशन। तो अगर हम ईयर 3 पे ले रहे हैं तो वो है 5,000, अगर ईयर 0 पे ले रहे हैं वो है 1822। व्हाट इज द प्री मनी वैल्यूएशन। तो प्री मनी वैल्यूएशन, ऐसे आप बोल रहे थे मेरा वैल्यू 1000 है, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ 40% रिटर्न, वो तो माना आपका वैल्यू 1822 है ना, एट 40% रिटर्न की बात हो रही है ये, और उसमें से 500 वो दे रहा है, तो आपका वैल्यू वो मान के चल रहा है 1322। वो क्या मान के चल रहा है 1322। कौन? वेंचर कैपिटलिस्ट, शार्क टैंक, वो आपका मान के चल रहा है 1322 आपकी वैल्यू। तो एक तरह से आपके लिए भी अच्छा ही हुआ ना, जो चीज़ 1000 का था उसका वैल्यू क्या हो गया 1322 हो गया, जो चीज़ 1000 का था उसका वैल्यू 1322 हो गया। समझ गए? तो आपके लिए भी बेनिफिट, उसके लिए भी बेनिफिट, उसका टारगेट अचीव हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है पोस्ट मनी प्री मनी वैल्यूएशन का, और हर बार जो सवाल आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, बस थोड़ा आगे पीछे करके। तो आप इसको अच्छे से नोट्स में अपने पहले इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, क्योंकि एक बार आ गया तो दोबारा आएगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन नॉलेज के लिए तो काम का चीज़ है ना। ऑडिट, एक चीज़ और आपको बता दूं, जब हम लोग स्टार्टअप में कंपनी को वैल्यू करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये इक्विटी की वैल्यू होनी चाहिए। तो समटाइम्स वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको डायरेक्टली नहीं मिल पाता है, किसी तरीके से वैल्यू ऑफ कंपनी निकल पा रहा है, तो वैल्यू ऑफ कंपनी में से नेट वैल्यू ऑफ डेट आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अब नेट वैल्यू ऑफ डेट कैसे आता है? नेट वैल्यू ऑफ डेट आता है वैल्यू ऑफ डेट जो ऑलरेडी कंपनी में है माइनस कैश इफ एनी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। मतलब इवन जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होते हैं वो सब भी एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब स्टार्टअप की दुनिया बोलती है, स्टार्टअप की दुनिया क्या, वैल्यूएशन की दुनिया बोलती है कि आप डेट का वैल्यू मतलब नेट डेट लिया करें। ये रियल वर्ल्ड में भी कभी आप एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ोगे ना तो वो लोग भी ऐसे ही वैल्यू करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी काम आए कि ये वैल्यू निकालने के वक्त कभी कभी ये इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको प्लीज़ पहले नोट कर लीजिए, है ना, ये काम का चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब वापस आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से सीखते हैं। ये एकदम नया क्वेश्चन है और ये पहले कभी हम लोग सीखे भी नहीं है, आपको अच्छे से सिखाने का मौका मिल रहा है। Pinnacle Venture P private equity investor is considering investing INR 4,000 million in Best Systems Equity, a startup IT company. Pinnacle Ventures required rate of return for this investment is 40% and its planned holding period is 5 years. So in venture capitalist valuation करवा रहा है, तो समझ जाना वो अपना तरीका से करवाएगा तो कौन सा तरीका लगेगा। फिर 4,000 मिलियन वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है और उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 40% एंड 5 ईयर्स तक होल्डिंग रखेंगे। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट। फिर बेस्ट सिस्टम हैज प्रोजेक्टेड एन EBITDA ऑफ INR 5,000 मिलियन फॉर ईयर 5 एंड एन EBITDA मल्टीपल ऑफ 6 फॉर ईयर 5 इज कंसिडर्ड रीजनेबल। EBITDA मल्टीपल से जब वैल्यूएशन निकाल रहे हैं तो वो पूरा वैल्यू ऑफ कंपनी आता है, क्योंकि इसमें EBITDA है, इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी इंक्लूडेड है, तो ये पूरा कंपनी का वैल्यू दे रहा है। एट द एंड ऑफ ईयर 5 बेस्ट सिस्टम इज लाइकली टू हैव डेट ऑफ 2,000 मिलियन एंड कैश ऑफ 600 मिलियन। ठीक है, तो नेट डेट हो जाएगा 1,400। तो नेट इक्विटी वैल्यू निकालने के लिए जो भी कंपनी का वैल्यू उसमें से नेट डेट माइनस करेंगे, तो दैट विल बी वैल्यूड ईयर 5। और हमारे भाई साहब को चाहिए 40% रिटर्न एट द रेट ऑफ 40% फॉर 5 ईयर्स। सो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी जो भी, दैट इज द वैल्यू विच is after including the investors money,
है ना, क्योंकि ये सब तो 5 साल बाद है, मतलब इन्वेस्टर्स मनी इंक्लूड करके, तो वो उसका ईयर 0 में वैल्यू निकालेगा और फिर देखेगा कि 4,000 मिलियन में मेरे को कितना शेयर्स लेना है। तो सवाल क्या, व्हाट ओनरशिप शेयर इन बेस्ट सिस्टम शुड पिनाकल आस्क फॉर। पिनाकल को कितना शेयर चाहिए, आप अपने से पॉज करके ट्राई करो ना, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। देखो, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, अब इसको प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है 6 से, ये एग्जाम में आया हुआ है इन December 24। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया, प्री मनी का कुछ वैल्यू रहा होगा, वो हमें नहीं पता, ओके। बट मनी कितना दे रहा है ये पता है, वो है 4,000। पोस्ट मनी कंपनी की वैल्यू, कंपनी की वैल्यू, ठीक है। तो कंपनी की वैल्यू कितनी है, वो है 6 टाइम्स ऑफ EBITDA बोल रहा है, तो 30,000 आया। उसमें से नेट डेट अगर हम माइनस करेंगे तो है 2,000 माइनस 600 करके 1,400, तो ये माइनस करके आ रहा है 28,600। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी कब, एट ईयर 5, है ना, ये ईयर 5 पे है। तो ईयर 0 पे लाना पड़ेगा इसको, वैल्यू एट द रेट 40% फॉर 5 years। सो 28,600 डिवाइडेड बाई 1.4 के पावर में 5। इसको सॉल्व करके देखो क्या रहा, 1.4 डिवाइड 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 इंटू 28,600 करके आ रहा है 5318। सो ये 5318 के लिए आप समझ लो 4,000 आज मिल रहा है। ये मनी कब दे रहा है, ईयर 0 पे दे रहा है ना। मनी कब हम लोग को मिल रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट से ईयर 0 पे मिल रहा है। तो वो क्या देख रहा है कि मेरा पैसा लेकर ये कंपनी जो बनाएगा 28,600, उसका आज का वैल्यू 5318 है और मैं आज उसमें 4,000 डाल रहा हूँ, है ना। तो उसको कितना परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग चाहिए टू VC, उसको चाहिएगा 4,000 बाई 5318। कितना आएगा, 4,000 डिवाइडेड बाई 5318, 75.22%। समझे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पोस्ट मनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ बेस्ट सिस्टम इक्विटी। को तो कर ही दिया 5318, अरे वो तो पहले ही कर लिया ना हमने, उधर से तो रिवर्स कैलकुलेशन किया। पोस्ट मनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऐसे वो है 28,600, एट ईयर 5 इट इज 28,600 एंड एट ईयर 0 इट इज इक्वल टू 5318। तो दोनों लिख दिया मैंने, है ना, ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो वो भी क्लियर है। और व्हाट इज द प्री मनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू, तो पैसा लेने के बाद का वैल्यू अगर 5318 है तो प्री मनी क्या होगा, मैंने क्या बताया था, अगर पोस्ट मनी पता चल गया है, मनी पता चल गया तो प्री मनी बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा ना। ऐसे भी होता है, प्री मनी प्लस मनी इज इक्वल टू पोस्ट मनी भी होता है, बट जब पोस्ट मनी पे वर्किंग करके आ रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो प्री मनी बैक कैलकुलेशन से ही निकलेगा यहाँ पे। तो प्री मनी क्या होगी, $5318 में 4,000 उसने दे दिया, तो हमारा अभी करंट वैल्यू 1318 है। अब एक्चुअल में इक्विटी कितना डाले हुए हैं वो अपने को नहीं पता है, बट वो एक्सेप्ट कर रहा जा रहा है इस वैल्यूएशन एक्सरसाइज से कि आपका करंट वैल्यू फिर 1318 का है। ओके, ऑफ कोर्स तभी हम लोग पैसा एक्सेप्ट करेंगे जब हमें लग रहा होगा कि हमारा प्री मनी वैल्यू ज़्यादा है। हम ओनर थोड़ी ना बेवकूफ़ है कि भाई बस पैसा लगा रहे हो तो ले लो, तो हमारा वैल्यूएशन बढ़ रहा है कि नहीं वो भी तो देखेंगे ना, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया। है इजी, बट किया हुआ हो तब इजी, किया हुआ नहीं हो तो क्या करें।
नेक्स्ट 6B में वारंट पे क्वेश्चन आया और वो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट मैट का कॉपी पेस्ट है और इसके ऊपर भी एक MCQ आया हुआ ऊपर में। तो यहाँ पे बोला कंपनी हैज अनाउंस अ वारंट ऑन 1:1 बेसिस फॉर इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स, करंट प्राइस है 10, वारंट्स आर कन्वर्टेबल एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 11.71। मतलब ये तो गजब बात हो गई, अभी का दाम है 10 और आप वारंट देकर बोल रहे हो 11.71 में मिलेगा, तो वारंट का फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वारंट से बेनिफिट क्या मिल रहा है? अभी कुछ नहीं मिल रहा है, 1.71 एक्स्ट्रा ही लग जाएगा। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है तो मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट इज नेगेटिव विच इज इक्वल टू 0। फिर बोला वारंट्स आर डिटैचेबल एंड ट्रेडिंग एट 3 रुपीज़। तो वारंट का 3 रुपया अभी दाम भी चल रहा है और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट तो है नहीं, इनफैक्ट एक्स्ट्रा लॉस लग रहा है। लॉस लग रहा है तो हम लोग उसका मिनिमम प्राइस को नेगेटिव नहीं बोलते, 0 बोलते हैं। तो वारंट्स का प्रीमियम क्या चल रहा है? 3 रुपीज़ चल रहा है। फिर दूसरा सवाल पूछ रहा है इसमें, मान लो करंट प्राइस 16.38 है और वारंट अगर आपको 11.71 में मिल रहा है तो वारंट से फ़ायदा हो गया। 16.38 रुपया का चीज़ मेरे को 11.71 में मिल रहा है, तो वारंट प्रीमियम क्या हुआ? तो सॉरी, वारंट प्राइस क्या हुआ? मिनिमम प्राइस। सो दैट विल बी 11.68 माइनस 16.38 माइनस 11.71। 16.38 माइनस 11.71 इट्स 4.6 एंड दैट्स द मिनिमम प्राइस। और उसका अगर ट्रेडेबल वैल्यू 9.75, तो 4.67 का चीज़ का ट्रेड हो रहा है 9.75 में, तो प्रीमियम चल रहा है 5.08। तो ये हमने यहाँ पे वर्किंग आपको करके दिखा दिया और ये सेम सम आपका किया हुआ भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट 7A, देखो मर्जर का क्वेश्चन है, तो इसमें भी छोटा मोटा एरर हो सकता है, इसको भी ठीक से देखते हैं। सैंडी कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग द एक्विजिशन ऑफ विंडी कंपनी। Values of the two companies are 20 and 10. Sandy Company estimates that by combining the two firms, it will reduce marketing and other administrative costs by 50,000 per year in perpetuity. Sandy Company can either pay 14 lakh cash or offer a 50% holding in Sandy Company. Opportunity cost of capital is 10%. तो पहले डेटा को प्लॉट किया, सैंडी का वैल्यू 10, विंडी का वैल्यू 10, सैंडी का वैल्यू 20, विंडी का वैल्यू 10, टोटल आ रहा है 30 प्लस 50,000 इन परपेचुटी पर ईयर है, जिसका प्रेजेंट वैल्यू 10% से निकालेंगे तो 5 लाख आएगा, तो दैट इज कमिंग 35 सिनर्जी इंक्लूड करके। ठीक है, और हम सैंडी हैं, हम विंडी को एक्वायर करने के लिए इस 10 के बदले क्या तो 14 लाख कैश देने रेडी हैं, या फिर हम 50% होल्डिंग सैंडी कंपनी में देने रेडी हैं। ठीक है, मतलब 50% होल्डिंग इन सैंडी कंपनी मतलब पोस्ट एक्विजिशन वाला 50% होल्डिंग हम देने रेडी हैं। तो पहला सवाल क्या, व्हाट इज द गेन फ्रॉम द मर्जर? मर्जर से क्या गेन हो रहा है? सिनर्जी गेन हो रहा है, दैट इज 35 माइनस 30। क्लियर है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कैश ऑफर? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑल्टरनेटिव? ये सब बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन में समझा के आपको कराते हैं। तो कैश ऑफर से देखो मेरा 14 लाख लग जा रहा है और बदले में मेरे को $10 लाख का ही भिंडी मिल रहा है। भिंडी कितना का मिल रहा है? 10 लाख, मेरा लग रहा है 14, तो 4 लाख कॉस्ट आ रहा है। क्या बोलेंगे? 4 लाख अपना कॉस्ट आ रहा है, राइट। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपको स्टॉक अल्टरनेटिव में जाना है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 50% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन। ये नहीं लिखा हुआ, ये इसका हिंट है। 50% ऑफ होल्डिंग इन सैंडी कंपनी मीन्स आफ्टर एक्विजिशन हम उसको 50% होल्डिंग दे देंगे। तो आफ्टर एक्विजिशन कंपनी का वैल्यू 35, उसमें 50% दे देंगे तो 17.5, और बदले में क्या ले रहे हैं उसका? 10 लाख ले रहे हैं, तो 17.5 देकर हम 10 लाख ले रहे हैं, तो 7.5 हमारा कॉस्ट आ रहा है। बट इट तो है इजी, बट आप अगर कंसेप्चुअली पढ़ के आए हो तो होगा। बट आप सोचोगे कि सेम चीज़ रिपीट हो रहा हो, वो बहुत मुश्किल है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 20-30% 40% तक रिपीट मिल सकता है, उसके बाद तो सब दिमाग लगा के करने का बात है। नेक्स्ट, तरुण लिमिटेड इज कंसिडरिंग द टेक ओवर ऑफ अरुण एंड वरुण। तो ये भी वापस टेक ओवर यानी मर्जर का क्वेश्चन आ गया। मर्जर से नॉर्मली 1.5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख रहे हैं पूरा 7 नंबर मर्जर का है और एक क्वेश्चन मर्जर का होगा। तो फाइनेंशियल डेटा फॉर द 3 कंपनीज आर एज फॉलोज, तरुण, अरुण, वरुण। इक्विटी शेयर दिया हुआ है, अर्निंग्स दिया हुआ, मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल से 10 रुपीज़ डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया, अर्निंग्स और नंबर ऑफ शेयर्स से EPS निकाल लिया, MPS और EPS से PE निकाल लिया। तो ये कैलकुलेशन करना आपको आता है। क्वेश्चन क्या, विल यू रिकमेंड द मर्जर ऑफ ईदर और बोथ ऑफ द कंपनीज?
ठीक है, एनालाइज इंडिपेंडेंटली एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो इधर और बोथ मतलब क्या हुआ, क्या तो तरुण अरुण को लेगा या तरुण अरुण वरुण दोनों को लेगा। ठीक है, मतलब तरुण अरुण को लेगा एक केस, तरुण वरुण को लेगा दूसरा केस, और तरुण अरुण वरुण दोनों को ले लेगा तीसरा केस। 3 वर्किंग करना है। तो इसका डिसीजन कैसे लेंगे, एमपीएस के बेसिस पे लेंगे, क्योंकि पी रेशियो मालूम है। और अपने क्या कर रहे हैं, जैसे पहला केस में देखो यहाँ पर तरुण प्लस अरुण का केस ले लिया, तरुण और अरुण को जोड़ देंगे तो कंबाइंड अर्निंग्स क्या होगी, 90 + 18 108। कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, तो पहले तरुण का शेयर्स है 45, अब कितना शेयर्स अरुण को देंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बस ये सरप्राइज है कि बोला नहीं है कि कितना शेयर्स आप इशू करोगे टेक ओवर के समय टारगेट कंपनी को। तो इसमें एक अजम्पशन है कि एक्सचेंज रेशियो हम मान रहे हैं इन द रेशियो ऑफ एमपीएस। ठीक है, तो एमपीएस इज मोर फ्रूटफुल एक्सचेंज रेशियो, इसीलिए तो यहाँ पर अगर मेरा शेयर्स है 45 प्लस दूसरा शेयर्स है यहाँ पर 18, तो 18 के बदले मैं कितना दूंगा, इनटू मैं करूँगा 37/60। मेरा प्राइस है 60 तो उसका प्राइस है 37, तो 18 × 37/60 करके अगर आप देखोगे तो नया शेयर्स आ गया। 18 × 37/60 करने से नया शेयर्स इशूड आ गया, प्लस 45 पहले से है, सब जोड़कर कंबाइंड ईपीएस निकाला 1.93 आ रहा है। ओके, अब इसी के हिसाब से अगर मैं पी रेशियो डाल दूँ, पी रेशियो को तो कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो पी रेशियो में सेम रख दूँ जो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, विच इज़ हाउ मच, 30। तो एमपीएस क्या आएगा, 1.93 × 30 करने से 57.9। तो ये मेरा अंदाजा है कि हम लोग को जो करना है एमपीएस के हिसाब से करना है। फिर अरुण लिमिटेड के हिसाब से जब हो गया तो तरुण और वरुण का होगा उसी तरीका से। आप देखिए 90 + 18 इधर भी होगा 108, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू होगा आप चेक करो, 45 ऑलरेडी है, प्लस इसका शेयर्स कितना है, 9 है, तो 9 × 46/60। ये देखिए यहाँ पे 46/60 × 9 है ना, 46/60 × 9 आपको समझ में आ रहा है। भाई बच्चा लोग को ना खाली कंप्लेन करने का हैबिट है, तो वो लोग बोलता है इतना सब घिचड़ करके क्यों कर रहा है। भैया मैं यहीं पे पास में रख के इसलिए समझा रहा हूँ कि सामने वैल्यूज दिख जाए, ज़्यादा ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़े, इसलिए ऐसा हो रहा है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये 45 है प्लस 46/60 × 9 है, सो इन सब से आ रहा है 108/51.9 करके ईपीएस आ रहा है कंबाइंड वाला 2.08। और अगर हम पी रेशियो 30 डाल दें तो एमपीएस क्या आएगा, 2.08 × 30 करके आ रहा है 62.4। और अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तीसरा केस, तो 90 + 18 + 18, और नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को दोनों केस का पता ही है, 18 × 37/60 और 9 × 46/60 के हिसाब से दोनों का शेयर जोड़ के टोटल निकाले तो ईपीएस आ रहा है फिर 2, और ये 30 के हिसाब से आ रहा है 60। सो इन तीनों में बेस्ट कौन सा है जिसका एमपीएस हाईएस्ट है, विच इज 62.4। या फिर इसका डिसीजन खाली ईपीएस पे भी लिया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर पी रेशियो तीनों केस में सेम है, इसलिए ईपीएस के हिसाब से भी ऑप्शन है 2.08। तो विच ऑप्शन इज बेस्ट, द आंसर इज तरुण को सिर्फ वरुण को एक्वायर करना चाहिए, दोनों को एक्वायर नहीं करना चाहिए, अरुण को भी नहीं लेना चाहिए, सिर्फ वरुण को लेना चाहिए। इससे कंपनी का वैल्यू ज़्यादा आएगा। वैल्यूएशन एंगल से बात हो रही है, बट देयर कैन बी अदर नॉन फाइनेंशियल एंगल्स ऑल्सो विच वी डोंट नो, सो वी कैन नॉट कंप्लीटली कॉमेंट। होता है ना, बिजनेस का फिर स्कोप क्या है, उसके साथ आगे बढ़ के और क्या क्या कर लोगे, वो सब की बातें भी होती है जो यहाँ पर हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया गाइस। तो सर क्या होता है ना, ये अजम्पशंस जो लेने पड़ते हैं ना, यहीं पे हम चूक खा जाते हैं। तो ठीक है ना, यही तो सीखना है, यही तो, इसीलिए तो ये सेशंस हो रहे हैं कि आपको कल को इस अजम्पशन के कारण एग्जाम में कोई और सम आ गया फ्यूचर में तो आप कर पाओगे ना, राइट। नेक्स्ट आ जाओ 8A। मिस्टर जगदीश ओन्स ड्रग स्टोर लोकेटेड इन मालीवाड़ा गाजियाबाद
The drugstore sells pharmaceutical, cosmetic, toiletries, magazine, and various novelties. The most recent annual net income of drugstore is as follows. So we have sales revenue, cost of goods sold दिया हुआ है 12,60,000, wages and salary है, rent है, depreciation है, utilities है, miscellaneous है, total cost है, and net profit before tax है. During stores sales and expenses have remained drugstore sales and expenses have remained relatively constant over past few years and are expected to continue unchanged in the near future. To increase sales, drugstore is considering using some floor space for a small soda fountain. Drugstore would operate the soda fountain for an initial 3-year period and then would reevaluate its profitability. तो अलग से जगह नहीं है, सेम जगह पे ही बस फाउंटेन खोल देंगे. The soda fountain would require an incremental investment of 20,000 to lease furniture, equipment, utensils, and so on. This is the only capital investment required during the 3-year period. At the end of that time, additional capital would be required to continue to operate the soda fountain, and no capital would be recovered if it were shut down. The soda fountain is expected to have annual sales of 1 lakh and food and material expenses is only 20,000 per year. The soda fountain is also expected to increase wages and salary expense by 8%, utility expenses by 5%. Because the soda fountain will reduce the floor space available for display of other merchandise, sales of non-soda fountain items are expected to decline by 10%. Calculate करो incremental cash flows for soda fountain. Assume करो drugstore has capital necessary to install soda fountain and he places 12% cost on those funds. Should fountain be installed? Why or why not? तो NPV निकालना कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है. तो क्या होता है, ये 8A नॉर्मली ना एक बेसिक क्वेश्चन पे आता है जिसका कुछ आपका इंस्टीट्यूट में चैप्टर 5 में दिया हुआ है. तो वो सब अच्छे से करोगे या फिर अपना कॉन्सेप्ट से खेलोगे तो काम हो जाएगा. तो इसमें आपको पहले इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकालने बोला जा रहा है कि कितना एक्स्ट्रा कैश फ्लो आएगा. तो करेंट में हम लोगों का जो कैश फ्लो है वो हम लोगों को कैश फ्लो एंगल से देखना है. डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, तो इसलिए उसको इग्नोर करके आप देखेंगे करेंट में कैश फ्लो कितना है हम लोग का 1,50,000 है. अब नया में क्या हो रहा है, विथ फाउंटेन अगर हम लोग जा रहे हैं तो 18 लाख का सेल्स हो गया 90% 1620 प्लस फाउंटेन का 1 लाख आया 1720. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि वो वेरिएबल है कि फिक्स्ड है. ठीक है, तो जनरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स होता है. सेल्स कम हो गया तो हमने प्रोपोर्शनेटली इसको कम कर दिया. ठीक है, तो इसको अज्यूम किया गया है कि ये वेरिएबल है. ऑलराइट, और उसका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पर फूड एंड मटेरियल एक्सपेंसेस 20,000 पर ईयर दिया हुआ है तो 20,000 हमने डाल दिया. तो यहाँ पर जैसे ये 90% हुआ, ये 90% हुआ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी 90% किया गया. फिर वेजेस एंड सैलरीज के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला कि वो मान लो 8% से बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज को वेरिएबल मानोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. वो बोल रहा है बढ़ जाएगा, मतलब आपको वेजेस एंड सैलरी को बस 8% से बढ़ा देना है, इंक्रीज बाय 8%. ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि इसको प्रोपोर्शनेट नहीं करना है. देखो ये स्टोर है और यहाँ पर आदमी फिक्स्ड बैठता होगा, है ना. तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोडक्शन रिलेटेड वेजेस है, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना वेजेस मिलेगा. इसलिए उस लॉजिक से भी समझ में आता है कि ये फिक्स्ड रहा होगा. ठीक है, और रेंट के लिए कुछ बोला नहीं है तो सेम रखा हमने. फिर डेप्रिसिएशन लेना नहीं है. यूटिलिटीज़ को बढ़ाने बोला है 5% से. कितना परसेंट से? 5% से यूटिलिटीज़ को बढ़ाने बोला है तो बढ़ा दिया. तो उसको भी वेरिएबल नहीं माना हमने और इसको भी फिक्स्ड ही माना. परसेंटेज जितना बढ़ाने बोला बस उतना ही बढ़ाया. यूटिलिटीज़ होता क्या है, गैस बिल या बिजली बिल वगैरह. तो बिकॉज ऑफ सोडा फाउंटेन थोड़ी ना प्रोपोर्शनेटली बिजली बिल बढ़ जाएगा, तो 5% बढ़ेगा, बस ये पता है. और मिसलेनियस सेम रखा तो नेट कैश फ्लो आ गया 158. तो इंक्रीमेंटल क्या आ रहा है 158. तो एग्जाम में आपको दोनों कंपैरेटिव दिखा देना है. हाँ, और वर्किंग ब्रैकेट में करके दिखाओगे जो जिससे कि पता चले कि 216 आया कैसे, 42 आया कैसे. तो 8,000 इज इंक्रीमेंटल कैश फ्लो और आपको बताना है कि ये वर्दी है कि नहीं. तो इसका एनपीवी निकाल लीजिए. तो एनपीवी निकालने के लिए 8,000 का प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 12% एन्युटी फैक्टर लेकर आप करेंगे. माइनस 20,000 इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो एनपीवी आ रहा है -786. तो एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो आप बोलेंगे ये प्रपोजल वायबल नहीं है.
नॉट वायबल। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8B क्या बोल रहा है। एक्वायरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी इन अ स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजैक्शन इन विच टारगेट कंपनी वुड रिसीव ₹90 फॉर ईच शेयर ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक। तो स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजैक्शन है और 90 रुपीज पे स्टॉक की वैल्यू पकड़ी गई है। द एक्वायरिंग कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन इट्स पी रेशियो, तो अच्छा है बता दिया, नहीं तो अज्यूम करते। आफ्टर द मर्जर एंड चूजेस टू वैल्यू द टारगेट कंपनी कंजर्वेटिवली बाय अज्यूमिंग नो सिनर्जी, कोई सिनर्जी अज्यूम नहीं करेंगे। और डिटेल्स दिया हुआ एक्वायरिंग टारगेट का। देखने का चीज क्या है कि यहाँ पे वैल्यू 60 है, उसके बदले हम लोग 90 पे पकड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पहला है परचेज प्राइस प्रीमियम बताओ, तो 60 का चीज का दाम 90 दे रहे हो आप, प्रीमियम हो गया 30। तो ये समझने से भी आ जाता है, बट ऐसा किया हुआ आपका क्लास में। फिर एक्सचेंज रेशियो क्या है, 90 रुपीज पे आप पकड़ रहे हो, तो इसका सिस्टम क्या होता है, जो टारगेट कंपनी का वैल्यू बाई एक्वायरिंग कंपनी का वैल्यू, तो क्या होगा 90/50। मतलब आप अपना कितना शेयर्स उसको दोगे अगेंस्ट दिस 90 रुपीज, 1.8 शेयर्स दे दोगे, अपना 1.8 दोगे, क्योंकि आपके शेयर्स का प्राइस कम है। फिर नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, तो टोटल 20,000 शेयर्स है, 20,000 टू 1.8 36,000 दे देंगे। एक शेयर का दाम 90 पकड़ रहे हैं ना, तो उस हिसाब से 90 इंटू 20,000/50 भी कर सकते हो आप, एक ही बात है। फिर पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ द कंबाइंड फर्म, तो दोनों का अर्निंग्स कंबाइन करो, 250 प्लस 72,500 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स लाओ 1,10,000 प्लस 36,000, तो सॉल्व करके 2.21 आ रहा है। प्री मर्जर ईपीएस निकालना है तो 250/110 कर दो। फिर प्री मर्जर पी रेशियो निकालना है, तो जो 2.27 आया ईपीएस और 50 एमपीएस है, तो 50/2.27 कर दो। फिर पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस निकालना है, तो जो पोस्ट मर्जर 2.21 आया इंटू पोस्ट मर्जर का पी रेशियो तो सेम है प्री मर्जर जैसा, तो वो 22.03 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आराम से करा जा सकता था मेरे नज़र में। अब कोई मिस्टेक किया हो अलग बात है, बट ये करा जा सकता था। 8 डुएबल था। 7 नंबर जो क्वेश्चन आया वो भी डुएबल क्वेश्चन था मर्जर का, तो 8 7 कर सकते थे। 6 नंबर थोड़ा ऊपर से चला जाने वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6A में प्रॉब्लम आ गया। 6B बहुत ईजी है, तो आपको हो सकता है 6 नंबर में आप B करने गए तो A छोड़ना पड़ेगा, यही हो सकता है। समझ गए? तो मेरे हिसाब से मैं होता तो 7 8 करता और 5 करता, 7 8 5 हो जाता, और 4 नहीं कर पाता, 2 और 3 करता, तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते। अब वो कितना एक्यूरेटली होता वो बात है। अब ये पेपर देख के आपको ना बैठ के स्ट्रेटेजी बनानी है बेसिकली, कि आपका प्रिपरेशन किस प्रकार का है और आप कौन सा 5 क्वेश्चन कर पाते ऐसे सिनेरियो में। और कोशिश करके प्रिपरेशन ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि कम से कम 6 क्वेश्चन हाथ में लेके जाए, जिससे कि हम आराम से एग्जाम में कर लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देख रहे 1.5 क्वेश्चन मर्जर से आ रहा है, तो मर्जर को बहुत अच्छे से घोट के पी जाए। जितना सवाल है वो एकदम दिमाग में ऐसे छपा हुआ होना चाहिए, उसी में से कुछ आएगा या उससे मिलता जुलता कुछ आएगा, तो आप आराम से कर पाएंगे। राइट? तो दिस इज इट गाइज, आई होप यू एंजॉयड। हर पेपर का सॉल्यूशन डाल रहे हैं आपके भले के लिए, आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे, हर पेपर का उठाइए। यहाँ तक आप अगर वीडियो देखें तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई ज़ील है जो आपको आगे लेके जा रहा है। ज़ील को बना के रखिए और आगे के पेपर्स भी जो वीडियोस दिए हुए हैं उसको ज़रूर देखिए। बने रहिए और प्यार हमारा बांटते रहिए, लेते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।